मनस्वी, कितना सुंदर मौसम है, बेकार ही ऑफिस आ गई। सुशांत ने कितना कहा कि मत जाओ, आज इस भीगे मौसम का मजा लेंगे, पर हाय री किस्मत। सुकन्या के अंदाज पर मनस्वी फीकी मुस्कान के साथ सुबह सुबह अपने पति के साथ हुई नोकझोंक में खो गई। जरा सी बात और पतिदेव झुंझला पड़े। क्या करे वह अगर बरसात के दिनों में उनके अंडरवियर और बनियान नहीं सूखे तो? कितना भी ड्राई चला लो, पंखे में भी डाल लो, नमी तो रह ही जाती है, इसमें बेवजह उखड़ जाने की क्या जरूरत थी। शाम को तो बरसात में चहक चहक कर पकौड़े और चाय की मांग हो रही थी, तब तो बरसात बड़ी अच्छी लगी। मोहम्मद रफी के गाने भी जुबां पर चढ़ गए, पर सुबह होते ही अरे कहाँ खोई हुई है। सुकन्या की बात पर लंबी सिसकारी लेते मनस्वी बोली, तेरी बातों में खोई हूँ और कहाँ। काश हमारे पति भी तेरे सुशांत जैसे रूमानी होते, तो क्या बात होती। सच बता सुकन्या, कौन सा जादू चलाया है तूने, जो सुशांत जी तुझ पर लट्टू रहते हैं। यह सुनकर सुकन्या मुस्कुराई, कभी हैं पति मेरे। उनकी पेन की नोक मुझ पर घूमकर नित नए विषय उठा लेती है। उनके रोमांटिक स्वभाव की सीधी वजह मैं ही हूँ, और क्या। उसके सांवले सलोने चेहरे पर चमक उभरी, फिर वह कहीं खोसी गई। वो अक्सर ऐसे ही जब तब खो जाती है। कंप्यूटर बैकलॉग करते सुकन्या को धौल जमाती हुई वह बोली, तू और तेरा कवि पति, ये ऑफिस है मैडम, यहाँ खोना मना है। अरे इसमें खोने जैसा क्या है, मेरे सुशांत हैं ही ऐसे। इन बरसाती बूंदों में उनके साथ के सामने अपनी नौकरी को चुनकर पाप किया है। इन मस्त नजारों में मेरा साथ पाकर वह जाने क्या क्या लिख जाते मुझ पर। सुकन्या मादक अंगड़ाई लेते हुए बोली, तो मनस्वी उसे देखती रह गई। सांवला रंग, बोलती सी मुस्कुराती मोटी मोटी आंखें, शरीर दुहरा, गले में एक चकता, जो शायद जन्मजात ही था। ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, जो सी को बांधे रख सके। फिर भी पति की उस पर अतिशय आसक्ति दर्शाती थी कि बाह्य सुंदरता पर आंतरिक सौंदर्य हावी पड़ता है। ऐसे क्या देख रही है, बोल न, आधी छुट्टी लेकर चली जाऊं। वो शरारत से एक बार फिर बोली, तो मनस्वी माथा पकड़कर स्वांग जनित स्नेह से बोल पड़ी, हे भगवान, तू और तेरा कविराज रांझा। अब चल, कैंटीन में चाय पीकर मौसम का लुत्फ उठाएंगे। यहाँ ऑफिस में भी बरसात का मजा कुछ कम नहीं। वो शायद कुछ जोर से बोल पड़ी थी, तभी आसपास के लोग भी मुस्कुरा पड़े। ये कोई आज की बात नहीं थी। ऑफिस में अक्सर ये चर्चा होती है कि सुकन्या जाने कौन सी कलम दवात से किस्मत लिखवा कर आई है, जो उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। प्रेम से लबरेज दाम्पत्य का किसी को उदाहरण देना होता, तो हमेशा सुकन्या का उदाहरण दिया जाता। वो स्वयं भी तो अपने प्रेमिल क्षणों को बांटने से नहीं चूकती। रोज ही कोई न कोई रोमांटिक किस्सा उसके हिस्से रहता। मसलन कल रात सुशांत ने चांदनी रात में मधुर वार्तालाप के बीच ये पंक्तियां उसको नजर की। कल शाम साथ साथ खाना बनाया, ये साड़ी सुशांत ने दी है, ये अंगूठी उन्होंने देते हुए ये कहा वो कहा, उफ़, कितना कुछ था उसके पास कहने को। रोज एक नया प्रसंग होता सुनाने को। वह कम पड़ता तो उसकी लिखी रुमानी गजलों और मतलों को सुनाते हुए ऐसे भाव देती जैसे उन भाव भरी इबारतों का पेटेंट करवा कर आई हो। अपने रुमानी दाम्पत्य की किस्सा गोई करती और सबके होंठों पर मुस्कान की रेखा घिराती। उसकी कजरारी स्वप्नीली आंखें पति के प्यार से लबलबाती, तो लोग बाग जल भुनकर खाक हो जाते, पर मनस्वी उसकी सबसे अच्छी श्रोता थी। कभी कभी उसे भय भी लगता कि सुकन्या सुशांत के प्रेम को कहीं किसी की नजर न लग जाए। ऑफिस से शाम को मनस्वी उस दिन घर पहुंची, तो पतिदेव ने उसके लिए चाय बनाकर रखी थी। पतिदेव के हाथों की चाय और जपुर्सी से सुबह की झड़प से उपजी तलखी गायब हो गई, तो एक बारगी मनस्वी को ग्लानि हो आई। क्या हुआ जो विजय सुशांत जैसा भावुक कवि हृदय नहीं रखते, पर जैसे भी हैं, केयरिंग है, उसकी जगह और कोई भी होता, तो ऑफिस जाने की हड़बड़ी में नम बनियान देख चिड़चिड़ा जाता। जाने अनजाने विजय और सुशांत की तुलना कर बैठने पर मन अपराधबोध से भर उठा। करीब 10 दिन बीतते न बीतते सुकन्या एक बार फिर दफ्तर से नदारद हुई। फोन किया, तो पता चला मैडम जी माउंट आबू की खुशनुमा वादियों में हैं। उसकी प्रफुल्लित आवाज उसकी खुशी जाहिर कर रही थी। क्या करूं मनु, सुशांत ने एकदम से प्रोग्राम बना लिया। क्या करती, आना ही पड़ा।
पर सच कहूँ, बड़ा मजा आ रहा है। इतना खूबसूरत मौसम है कि क्या कहूँ। मेरे कमरे के ठीक सामने पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें बादलों ने ऐसे ढका है कि सुन, मुझे थोड़ा काम है। मनस्वी ने स्वर भरसक संभाला, कहीं ईर्ष्या जाहिर ना हो जाए। पर सुकन्या अपनी दुनिया में मस्त बोल रही थी। मनु, अपने रोजमर्रा के जीवन की रेलपेल से छुटकारा पाना जरूरी है। जो पल हमने यहाँ जिए हैं, बस वही जिंदगी है। जानती हूँ तेरा समय खराब कर रही हूँ, पर क्या करूँ, तुझसे अपनी खुशी बांटती हूँ तो खुशी और बढ़ जाती है। अरे नहीं सुकन्या, इतना भी बिजी नहीं हूँ। तुम्हारे जीवन में खुशियों के पल यूं ही आते रहें और क्या चाहिए। और हाँ, अब की बार आना तो असली खुशी लेकर आना, मतलब 2 से 3 की तैयारी करके आना। यह सुनकर वह जोर से हंस दी। फिर अच्छा रखती हूँ कहकर उसने फोन काट दिया। हो न हो, इस बार सुकन्या जरूर खुशखबरी लेकर आएगी, मनस्वी सोच के घोड़े दौड़ा रही थी। 1 हफ्ते बाद सुकन्या का फिर फोन आया। मनस्वी, मेरी 2 दिन की छुट्टी बढ़वाने की अर्जी दे देना यार। मैं गिर पड़ी। सुशांत ट्रैकिंग पर ले गए थे, रस्सी हाथ से छूट गई। वो तो इन्होंने मुझे संभाल लिया, वरना ज ने क्या होता। चेहरे और हाथ में चोट आई है, 2-4 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करूंगी। बॉस को बता देना। इस खबर के बाद 2 दिन बाद दाएं हाथ में क्रेप बैंडेज बांधे आई, तो उसकी दशा देख मनस्वी चौंक पड़ी। चेहरे के दाईं तरफ कालापन देख वह घबरा गई। सुकन्या सबको हैरान परेशान देखकर चिर परिचित अंदाज में बोली, अरे बस पूछ मत, ये सुशांत है ना। आज यहाँ चलेंगे, कल वहाँ डिनर, ट्रैकिंग, बोटिंग। बस पूछ मत मनस्वी, खूब मजे किए। ट्रैकिंग में गिर पड़ी। सुशांत से अपनी जी भरकर सेवा करवाई है। सुकन्या अभी भी खुश थी, और क्यों ना होती। सच है, दुख तकलीफ में पति का प्यार भरा स्पर्श कितना सुखद लगता है। पति का साथ दुलार बड़े से बड़े घाव का मरहम बन जाता है। सुकन्या का मुस्कुराता चेहरा देखकर मनस्वी को 3 दिन पहले पैर में लगी वो मोच याद आई, जिसे कितनी लापरवाही से विजय ने अनदेखा कर दिया। बाद में केमिस्ट को फोन पर पूछकर पेनकिलर मंगवा कर दे दी। कहाँ खो गई। सुकन्या के कहने पर मनस्वी उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। सांवले चेहरे पर चोट का कालापन घुल मिल गया था। कुछ ऐसे ही सुकन्या का दर्द पति के प्रेम में घुल मिल गया होगा। शारीरिक पीड़ा दाम्पत्य प्रेम में घुलकर विलुप्त सी लगी। मनस्वी सरसरी नजर डालते हुए बोली, कुछ नहीं, तू अपना हाल बता। तेरे पास माउंट आबू की ढेर सारी बातें होंगी। तू सुना, सच कहूँ तो तेरी बातों से हमारे हृदय के सोए तार भी झंझना उठते हैं। और समय होता तो सुकन्या शुरू हो जाती, पर आज वह करा उठी। शायद दर्द था। बैलेंस चार्टशीट में पिछले दिनों का लेखा जोखा भरने के प्रयास में वह खो सी गई। तू कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ दिन और आराम क्यों नहीं कर लेती। मनस्वी के कहने पर वह मुस्कुराने की कोशिश करती कहने लगी, नहीं यार, बहुत काम पेंडिंग है, करना तो है ही। कहते हुए वह सिसकार कर अपने चोटिल हाथ को सहलाने लगी। हाथ में दर्द है ना, ला मैं तेरी मदद करती हूँ। मनस्वी के कहने पर वह, तू बस डाटा डिक्टेट कर दे, कहते हुए कुछ देर आंखें मूंदे बैठी रही, फिर लंबी और गहरी सांस लेकर काम शुरू किया। इस बात को महीना भी नहीं बीता था कि वह फिर अनुपस्थित हुई, पर इस बार बॉस के साथ पूरा स्टाफ उससे नाराज था, क्योंकि वार्षिक क्लोजिंग में ऐसे ही काम की अधिकता थी। उसके हिस्से का भार भी सबके सिर पर पड़ गया। बॉस ने भी आर पार बात करने का मन बना लिया। आखिरकार प्रोफेशनलिज्म भी कुछ होता है। जरा सी बात पर यहाँ देखना न वहाँ, पति के पीछे आंखें मूंदे चल पड़ना सही नहीं था। बॉस उसके लिए चार्टशीट बना रहे हैं। मनस्वी उसके लिए परेशान थी और कुछ हद तक नाराज भी। पर जो भी हो, उसकी नौकरी बचाना जरूरी था। फोन से संपर्क नहीं हो पाया, तो एक बार उसके घर जाने के लिए मन यह सोचकर बनाया कि शायद अड़ोस पड़ोस में कोई कुछ जानता हो। कोई हो, जो बता सके कि वह कहाँ गई है। स्क्वायर मॉल वाली रोड पर पहुंचकर एकता अपार्टमेंट का पता किया। गेट पर सुकन्या सुशांत मीना तीसरे माले में रहते हैं, यह आसानी से पता चल गया। 5 मिनट के भीतर ही वह तीसरे माले पर पहुंच गई। सुशांत मीना के नाम की नेम प्लेट देखी, तो वह हैरान रह गई। घर खुला था, बाहर कई चप्पलें रखी थीं। एक बारगी मन किसी आशंका से धड़का, पर अंदर
पर अंदर से आती हंसी खिलखिलाहट की आवाज से आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ा, बैठक में ही नीचे कई लोग बैठे दिखे। सुशांत को वह तस्वीर में देख चुकी थी, सो पहचानने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जी कहिए, के कर्कश स्वर के साथ सुशांत खड़ा अजीब ढंग से घूर रहा था। सुकन्या, उसके मुंह से निकला, तो वह किचन में देखो, कहते हुए वह वहां बैठे लोगों के बीच बैठ गया। उसका उपेक्षा भरा अभद्र व्यवहार देखकर मनस्वी विस्मित थी। बैठक में काव्य गोष्ठी चल रही थी। रसोई से सुकन्या चाय के कप लेकर निकलती दिखी। मनस्वी को देख वह हकबकाकर पास आई और सामने बने कमरे में ले गई। खिसिया मुस्कुराहट लाते बोली, आज काव्य गोष्ठी है, सुशांत के खास लोग आए हैं, सो ऑफिस नहीं आ पाई, पर तू यहाँ क्यों चली आई? उसके लापरवाही प्रश्न पर गुस्से से ज्यादा उसे उस पर दया आई। वह पागल थी या इतनी भोली कि यह भी न समझ सकी कि उसके गैरजिम्मेदाराना रवैये से नाखुश बॉस उसे इस्तीफा पकड़ाकर बाहर का रास्ता दिखा सकता है। सुकन्या भरसक सामान्य दिखने का प्रयास कर रही थी, पर मनस्वी की आंखें बैठक के उस असामान्य दृश्य पर टिकी थी, जहां 6-7 स्त्रियां और लगभग इतने ही पुरुष गद्दे मसनद के साथ बैठे काव्य पाठ के नाम पर हंसी ठट्ठा अधिक कर रहे थे। एक महिला सुशांत से सटी बैठी हंस हंसकर उस पर गिर पड़ रही थी। सस्ता सा माहौल देखकर मनस्वी से और बैठा नहीं गया। वह तो सोचकर आई थी कि शायद इस बार फिर सुकन्या अपने सपने के राजकुमार के साथ कहीं सैर पर निकली होगी या कहीं बीमार न पड़ गई हो। पर यहाँ तो दोनों स्थितियों से इत्र कुछ और ही दिखा। तू ऐसे एकदम से कैसे चली आई? सुकन्या के पूछने पर सख्त लहजे में मनस्वी बोली, तेरा फोन नहीं लग रहा था, क्या करती? अपनी नौकरी बचाना चाहती है, तो कल आ जाना। मैं चलती हूँ। तू इनकी मिजाज पुरसी कर। सुकन्या की झुकी गर्दन और झुक गई जब एक महिला का इठलाया सा स्वर आया, सुशांत जी, काव्य में ऐसा रसिक भाव, जो मन को सहज उद्वेलित कर दे, सूखे उपवन में मलय सुगंध उठा दे, ऐसा मर्मस्पर्शी भाव कहाँ से आता है आपकी कविताओं में? यह सुनकर सुशांत बोला, अजी, आप जैसी सखी हो इस सखा की, तो कामदेव उतर ही आते हैं वाणी में। अब घरवाली की मुटियाई कमर और काले रंग पर तो कुछ लिख नहीं सकते। उनको देखकर तो आते विचार भाग जाएं। यह सुनकर सुशांत से लगभग चिपकी औरत हंसकर उस पर लदती हुई, अजी, अब ऐसा भी न बोलिए, कहकर हंस दी। बेशर्मी भरी हंसी के बीच सुशांत की वासनायुक्त लोलुप आंखें एक दो से मिलती साफ दिखीं। सुकन्या मनस्वी को खींचकर बाहर ले आई। आंखों में आंसू उतर आए, तो कमजोर शब्दों में बोली, वो रीमा है, क्या करूं? जब घर आती है, तो ऑफिस आने को जी नहीं करता। डरती हूँ। अनपेक्षित माहौल और उसकी दशा देख मनस्वी, चलती हूँ, कल बात करेंगे, बोलकर भारी मन से बाहर निकल आई। काव्य गोष्ठी का दृश्य याद कर मन वितृष्णा से भर उठा। क्या सोचा था उसने सुशांत के बारे में और वह क्या निकला? रात भर सुकन्या की कही बातों और देखे गए दृश्य को जोड़ती रही, पर कोई साम्यता नहीं दिखी। दूसरे दिन बॉस के ऑफिस से बाहर निकलती सुकन्या को उसने पकड़ लिया। वह भी शायद बहुत कुछ भीतर भरे थी, इसीलिए मनस्वी के देखने मात्र से उसके आंसू ढुलकने आरंभ हो गए। जो बताया, वो उस पर विश्वास न करती, पर कल का देखा दृश्य उसकी बातों का सत्यापन कर रहा था। वह हिचक कर बोल रही थी, सुशांत का कवि होना मेरे जीवन में नासूर है। क्या कहूँ, इतनी औरतों से मित्रता है, कोई भाई तो कोई यार मानती है, सुशांत तो वैसे ही दिल फेंक रहे हैं। कवि होने से महिला मित्रों के संग साथ, यारी दोस्ती, रूप सौंदर्य की बातें करने का लाइसेंस मिल गया है। कोई यकीन नहीं कर सकता है कि बाहर की स्त्रियों को आभार, आदरणीय, माननीय जैसे शब्दों से संबोधित करने वाले सुशांत वास्तव में काम वासना के कीचड़ से लथपथ हैं। ये नाती है मुझे कभी कभी अपने आप से कि मैं ऐसे आदमी के संसर्ग में हूँ। सच कहूँ तो बाहर स्त्री पर आदर सम्मान पर ग्रंथ लिखने वाले सुशांत अपनी पत्नी को अपने घर में अपनी जूती समझते हैं। कभी नेहा, तो कभी तुलिका, कल्पना, चंद्रिका, हे ईश्वर किस किस का नाम लूं, आजकल रीमा नाम की औरत से उनके संबंध हैं। मैं सब कुछ जानकर भी चुप हूँ। माउंट आबू इनकी काव्य गोष्ठी में गई थी। रीमा को लेकर विवाद हुआ, तो ये तैश में आ गए। मुझे धक्का दिया और नतीजा टूटा हाथ लेकर मैं यहाँ आई।
कविता और औरतों का इन्हें नशा है। तूने यह सब पहले क्यों नहीं कहा? क्यों जताती रही कि तुम आदर्श दंपत्ति हो? उत्तेजना से मनस्वी बोली, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ संभली तो कहने लगी, पागल हूं ना, क्या करूं? जो नहीं मिला, उसे कल्पना में ही जी लेती थी। यथार्थ में तो कवि की पत्नी होने की प्रताड़ना मिली है, सो सह रही हूँ। सत्य की कठोर भूमि पर चलते चलते पाँव में छाले पड़ जाते, तो कुछ देर मिथ्या झूठे रुमानी मधुर दाम्पत्य किस्सों के सलोने झूले में सुस्ता लेती। मत सह, अपनी नौकरी संभाल और खुद को संभाल। जो नहीं मिला, उसके पीछे मृग तृष्णा सी मत भाग। कहना आसान है, पर सहना तो पड़ेगा ही अपने बूढ़े माता पिता के लिए, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे साधारण रंग रूप के चलते बड़े श्रम से सुशांत को ढूंढा है। तो क्या, जब तक माता पिता हैं, तू सहेगी? हाँ, और तब तक ही क्यों, शायद हमेशा के लिए सुशांत मेरा हो जाए, हो सकता है हम 2 से 3 हो जाएं। मेरी तरफ से प्रयास जारी है, शायद आने वाला अपनी किस्मत के साथ मेरी किस्मत भी लेकर आए। तू पागल है, मृग तृष्णा में जी रही है, चल अभी, सुशांत का असली चेहरा सबके सामने ला। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। जो तिलिस्म मैंने अपने रिश्ते का बनाया है, सबके सामने उसे टूटते मैं नहीं देख सकती। सब मुझ पर हंसेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मनस्वी, तुझे मेरी कसम, जो किसी से कुछ कहा। हे भगवान, तू इन हालात में भी किसी तीसरे के बारे में सोच सकती है, मुस्कुरा और हंस सकती है, ये सब मेरी कल्पना से परे है। मेरे पति सिर्फ मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ये ख्याल मुझे आभासी खुशी देता है, मेरे होंठों पर मुस्कान लाता है। लोग जो मेरे प्रति ईर्ष्या महसूस करते हैं, क्या ये सब सुशांत से अलग होने पर संभव होगा? सब मेरे प्रति दया भाव रखना शुरू कर देंगे, या फिर क्या पता, कोई फायदा उठाने की सोचे। बेचारी का तमगा लगाकर मां नहीं घूम सकती। मेरी कसम खा, मनस्वी कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। सुकन्या हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। मनस्वी वहां और ठहर नहीं पाई। कौन कह सकता था कि वह आज के जमाने की अपने पैरों पर खड़ी आधुनिक महिला की बात सुन रही थी, जो छलावे के बुलबुले के संग खेलकर अपना मन बहला रही थी। बुलबुला फूट चुका था, वो और ताकत से फूंककर बुलबुला बनाने में जुटी थी। जब 3 दिन बाद अखबार में सुशांत की तस्वीर छपी थी, नारी गौरव की रक्षा हेतु पढ़े काव्य पाठ में उनकी कविता सर्वश्रेष्ठ कविता के रूप में चुनी गई थी। ऑफिस में फुसफुसाहट थी, कितनी किस्मत वाली है न सुकन्या, कितनी सुंदर कविता है, दोहरी जिम्मेदारी निभाती नारी का क्या सुंदर वर्णन हुआ है, मन से श्रद्धानत होते हुए पत्नी पर क्या खूब लिखा है। सुकन्या, लगता है तू शब्द दर शब्द कविता में ढल गई है। यू आर सो लकी। पति कितना सोचते हैं, कोई कह रहा था, तो किसी ने कहा, भाई, भावुक कवि, पति शब्दों और भावनाओं की कमी कहाँ। मनस्वी का जी चाहा अपने कान बंद कर जोर से चीखे। नहीं, ये पंक्तियां सुकन्या के लिए नहीं हैं। वो संस्कार विहीन इंसान कहलाने लायक नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसने सिर उठाया, तो सुकन्या के चेहरे पर एक अभूतपूर्व चमक देखी। तो आज जलेबी समोसा सुकन्या मैडम की तरफ से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुकन्या प्रफुल्लित सी कह रही थी। सुकन्या के चेहरे का उस उगते सूरज सी लाली दे रहा था। सब भ्रमित थे, पर वो जानती थी, अंधेरा होने वाला है। वो उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी और सुकन्या सतर्क सी उसे सावधान कर रही थी, कहीं उसके चेहरे पर हंसी की रेखा धूमिल न हो।